सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन खूब अच्छा मार्क्स से आए, तो आप सपने देखना बंद कीजिए, आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपके पास मात्र 1 महीना समय बच गया है, ठीक है। यदि 1 महीना आप ओवर टाइम करके खूब मेहनत करके आप पढ़ते हैं, पूरा विषय का रिविजन करते हैं, तो आपका फर्स्ट डिवीजन कन्फर्म आएगा, ठीक है। मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह वीडियो कक्षा 10वीं हेतु इतिहास का पहला वीडियो है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपका इतिहास में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के अनुसार इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये जो है ना इतिहास का पहला वीडियो है, हिस्ट्री का पहला वीडियो है। पहला सवाल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आप यदि क्वेश्चन बैंक उठाकर देखते हैं तो ये सवाल ना कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इटली और जर्मनी जो देश है ना, ये दोनों देश ना यूरोप महादेश में आते हैं, ठीक है। मतलब यूरोप नामक महाद्वीप में, जिसको हम महादेश भी कहते हैं, इसी महादेश में इटली और जर्मनी आते हैं, ठीक है। लेकिन भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये सभी देश ना एशिया महादेश में आते हैं, ठीक है। हमारा देश भारत एशिया महादेश में है, लेकिन इटली और जर्मनी वर्तमान में अभी किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश पर आप टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। मतलब जब फ्रांस में क्रांति हुई तभी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, ठीक है। तभी लोकतंत्र का जन्म हुआ, तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र का मतलब क्या, मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। प्राचीन काल में राजतंत्र था, लेकिन आज क्या है, लोकतंत्र है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का कहना है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है, ठीक है। इसलिए हम जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और जब ना फ्रांस में क्रांति हुई तब ही वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में ना यूरोप में जब राष्ट्रवाद हुआ, तो राष्ट्रवाद के होने के बाद क्या हुआ, तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। मतलब राज्य बने। पहले तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था यूरोप, लेकिन जब वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई तो वहाँ पे यूरोप में अलग अलग राज्य स्थापित हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। याद रखिएगा, 1789 में जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उस समय वहाँ ना बुबरो वंश के शासक थे। कौन थे जी, बुबरो वंश के शासक। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो बोनापार्ट जी थे, उन्होंने अपने नाम पर एक संहिता चलाई थी जिनका नाम था नेपोलियन संहिता, और इस संहिता को ना सन 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ना मेटरनिख नामक इतिहासकार ने किया था, ठीक है। मेटरनिख नामक व्यक्ति ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वियना सम्मेलन मतलब कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। जब वियना सम्मेलन हुआ था उस समय ना जर्मनी नामक देश ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बाकी सभी देश भाग लिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो इसका राइट ऑप्शन है रूस ने। किसने प्रस्तुत की, तो रूस ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख ना ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह भी सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और पूछा गया है कि मेटरनिख कौन है, मेटरनिख कौन था। तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया और एक होता है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेटरनिख
व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिख व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था ना पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, मतलब जो पुरातन व्यवस्था था उसको फिर से लागू करना, यही उनके उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मतलब फ्रांस से ना यूरोप, पूरा यूरोप मतलब कांपता था, डरता था, इसलिए कहा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटरनिख। मेटरनिख ने ही कहा था। मेटरनिख ने क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप जो होता है ना, पूरा यूरोप वासियों को सर्दी खांसी हो जाती है। इस वाक्य में ना हमको बातों को नहीं, भावनाओं को समझना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्लसवाद आगेपितियों द्वारा मेटरनिख ने क्या किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैजिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा है? तो मेटरनिख ने कहा। याद रखिएगा, मेटरनिख ने ना मैजिनी को ना हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा है। ठीक है, क्योंकि इनके विचार से सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने ऐसा बात कहा है। अगला प्रश्न है, यूरोपवासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनान। क्या होगा जी? यूनान। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना होता है उसको, वो जो है ना यूनान है, यूनान को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल है, नावारिनो की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? याद रखिएगा, जो नावारिनो की खाड़ी जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में तुर्की का साथ ना मिस्र वासियों ने दिया था, मिस्र नामक देश ने दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है और ध्यान से देखिएगा तो इस सवाल में दो ऑब्जेक्टिव सवाल छुपा हुआ है। ठीक है, एक है एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। ठीक है, और किनके बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच। याद रखिएगा, एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी, जो मिलाप हुआ था झगड़ा से बचने के लिए, वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि ना सन 1829 में हुई थी। और किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच ये संधि हुई थी। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? मतलब यूनान में जो आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में, उस झगड़ा में, उस वार में तुर्की की हार हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। तो इस, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए ये रहा सब्सक्राइब का बोर्ड, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे इतना ही चाहते हैं, इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है, मौका बार बार नहीं मिलता। यदि आपको मौका मिला है तो मौका पर आप चौका नहीं छक्का मारिए। और आपके पास मात्र 1 महीना समय बचा हुआ है। 1 महीना में आप ऐसा रूटीन बनाइए और उस रूटीन के द्वारा पढ़िए कि आपका सारा विषय का रिवीजन कंफर्म सही से हो सके, जिससे आप बहुत ही अच्छा मार्क्स आप अपने मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में स्कोर कर सकें। आशा करता हूं आप अब सही से पढ़ रहे होंगे। पहला सवाल ये कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को। याद रखिएगा, तुर्की नामक देश को हम यूरोप नामक महादेश का मरीज कहते हैं। मतलब यूरोप का मरीज कौन है? तो तुर्की। याद रखिएगा, यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की के कारण पूरा यूरोप जो है ना बहुत ही परेशान रहता है। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैजिनी ने। मैजिनी ने यंग इटली नामक मैजिनी ने एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। याद रखिएगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मैजिनी ने की थी। ठीक है, और मैजिनी कौन थे? तो कार्बोनरी दल के सदस्य भी थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि मैजिनी कार्बोनरी दल के सदस्य थे। ठीक है,
जिस प्रकार यंग इटली की स्थापना मैजिनी ने की थी, उसी तरह यंग इंडिया नामक समाचार पत्र की स्थापना ना भारत में महात्मा गांधी जी ने की थी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना के साथ किसने दिया? मतलब क्रीमिया में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में संयुक्त सेना का जो साथ दिया था, किसने दिया था? तो काउंट काबूर ने दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा, काउंट काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना का साथ दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। और गैरिबाल्डी जी ना पेशे से क्या थे? नाविक थे। इन्होंने राजपाट सब जीत लिया और अंत में इन्होंने अपना राजपाट सब दान कर दिया और खुद एक किसान के भांति जीवन जीना शुरू कर दिए, किसान बन गए। लेकिन याद रखिएगा, गैरिबाल्डी जी पेशे से नाविक थे और अंत में किसान बने हैं। गैरिबाल्डी जी पेशे से नाविक थे और अंत में किसान बने हैं। ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में। याद रखिएगा, इटली में ही नौ गुएल्फ नामक आंदोलन हुआ था, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ इटली मतलब इटली के मित्र, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैजिनी। मैजिनी ने ही फ्रेंड्स ऑफ इटली मतलब इटली के दोस्त नामक संस्था की स्थापना की थी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैजिनी कार्बोनरी दल के सदस्य थे, आपको पता है। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1810 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजिनी का जो संबंध था ना, वह संबंध ना कार्बोनरी दल से था, ठीक है। और हमको पता है, आप हमारे सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम 10वीं के लिए हिंदी, संस्कृत, भूगोल और अर्थव्यवस्था खत्म कर दिए हैं। ये जो है इतिहास का वीडियो खत्म होने वाला है। इसके बाद हम आपके लिए राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो लाएंगे। आप ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। अभी हमने आपको बताया और उस टाइप के सवाल यहाँ पर आ भी गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे और अंत में इन्होंने किसान की भांति जीवन जीना पसंद किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, जालवेराइन क्या थी? जालवेराइन जो थी ना, शुल्क संघ थी। कौन सा संघ थी जी? शुल्क संघ थी। मतलब शुल्क वसूलने वाला, टैक्स वसूलने वाला यह एक संघ था, समूह था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था? बिस्मार्क ना प्रशा का प्रधानमंत्री बना तो किस वर्ष बना? तो सन 1864। याद रखिएगा, ठीक है। और आप सवाल भी याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि प्रशा का प्रधानमंत्री 1864 में कौन बना था? तो बिस्मार्क जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आप बार बार इसको देखिएगा तभी ना आपको याद होगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको कन्फर्म याद होगा। थोड़ा सा समय दीजिए, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कि बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3। याद रखिएगा, जर्मनी को का एकीकरण का मतलब क्या? जर्मनी के सभी देशों को मिलाना, एकजुट करना, ठीक है। और जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क को ना 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तब जा करके जर्मनी का एकीकरण हो पाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया और प्रशा। ऑस्ट्रिया और प्रशा की हार हो गई किस युद्ध में जी? सेडोवा के युद्ध में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सूडान का युद्ध जो हुआ था ना, फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सन 1870। सन 1870 ईस्वी में जो हुआ था, सूडान का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, सूडान का युद्ध ना सन 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूडान के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सूडान में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में फ्रांस बुरी तरह हारा था। याद रखिएगा, सूडान के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस की हार हुई थी। और आप अपने क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं, जो भी सवाल हिस्ट्री से आए हैं इसी टाइप के आए हैं, ठीक है। तो आप ना बार बार हमारे वीडियो को देखिए, 144 पर डाउनलोड कर लीजिए और उसको बार बार सुनते रहिए, आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सन 1866 में। याद रखिएगा, सन 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो संधि का मतलब क्या? मिलना। ठीक है। फ्रैंकफर्ट, याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी उसी संधि के द्वारा ना जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी के लगभग सभी राज्य मिलजुल कर रहने लगे। ठीक है। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का युद्ध जब हुआ ना, इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना? मतलब जब एकीकरण हुआ जर्मनी का, उसके बाद जर्मनी का राजा कौन बना था? तो विलियम प्रथम जो था ना राजा बना था। ठीक है। तो इस मिल गया। सवाल है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा, मशहूर व्यक्ति जिसका नाम था लेनिन, और लेनिन की मृत्यु ना सन 1924 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? सन 1924 में। और 2 मार्क्स स्तरीय प्रश्न में ना लेनिन के बारे में पूछता है सवाल, आप लिखिएगा, उस टाइप के भी सवाल हम आपको कराएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, सबसे पहले इस सवाल में ना 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। और एक और सवाल बन जाएगा कि फर्स्ट इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी लंदन में किस वर्ष हुई थी? तो सन 1864 इसका राइट ऑप्शन होगा, आप टिक कीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? जो सेकेंड मतलब फर्स्ट तो हमने देखा कि सन 1864 में और लंदन में हुई थी, लेकिन जो सेकेंड हुई थी, सेकेंड इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी 1889 में हुई थी और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। याद रखिएगा कि सेकेंड इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी सन 1889 ईस्वी में हुई थी और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो अंतर्राष्ट्रीय यानी वर्ल्ड इंटरनेशनल जो लेबर डे होता है, लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, मतलब 1 मई को हम प्रत्येक वर्ष हम 1 मई को ना अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है। और यह मजदूर दिवस ना सिर्फ भारत में नहीं, पूरा संसार में, पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय होता तो हमारे देश में मनाया जाता सिर्फ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए पूरा संसार में मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटन की स्थापना का जो उद्देश्य था क्या था? तो साम्यवाद का प्रचार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। अगला प्रश्न है कोल खोज। सवाल है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना जो थी ना, इसको स्टालिन नामक इतिहासकार ने मतलब आरंभ की थी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लोनोसत और पेरेस्त्रोइका की नीतियाँ किसने अपनाई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिखाइल गोवराचेव ने इस नीति को अपनाया था। ठीक है। अगला सवाल है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वह सन 1991 में हुआ था। ठीक है। और सारे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा हेतु काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट से ये आपके परीक्षा हॉल में बयां करेंगे, तो आप बारी बारी से सभी सवाल को देखिए। ठीक है। और आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मतलब USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 मार्च।
मतलब प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये भी पूरा संसार में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस और जर्मनी। ये जो संधि हुई थी, यह संधि ना रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश इंडो चाइना यानी हिंद चीन में आते हैं? अभी आपने देखा निम्नलिखित में से कौन से देश इंडो चाइना मतलब हिंद चीन में आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। यह भी सवाल कई बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछा है और पूछ भी सकता है कि इनमें से कौन हिंद चीन देश में आने वाले देश है? तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर टिक कीजिएगा, ठीक है। एक बार ना इनमें सभी वाला ऑप्शन आया था और इनमें सभी पर टिक कीजिएगा तो ही नंबर आएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए सवाल आया इनमें से कौन हिंद चीन में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, तो आप ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी पर ही ना टिक कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में। याद रखिएगा जो अंकोर वाट का मंदिर है और इस मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? तो विष्णु भगवान की मूर्ति है। और अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कहाँ है? तो कंबोडिया में है, ठीक है। अगला प्रश्न है वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? कोलोन का मतलब का एक पुंजक। जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो बायोलॉजी में कोलोन को हम एक पुंजक कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ अलग है। वियतनाम में ना कोलोन हम ना फ्रांसीसी नागरिकों को कहते थे। याद रखिएगा जो वियतनाम नामक देश में जो फ्रांसीसी नागरिक बसे थे उनको हम क्या कहते हैं? तो कोलोन कहते हैं, ठीक है। आप टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था, ठीक है। आप टिक कीजिएगा कि हुआ जो आंदोलन था वह किस प्रवृत्ति का था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वे थे हो ची मिन्ह। कौन था जी? हो ची मिन्ह, ठीक है। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाऊ थे। कौन थे जी? फान बोई चाऊ जो थे ना द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक थे। ये भी सवाल कई बार पूछा है, आप इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक का मतलब क्या? रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति, ठीक है। हो ची मिन्ह का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, ठीक है। अगला सवाल है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1945। मतलब भारत आज़ाद होने से 2 साल पहले 1945 में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। सेकेंड लास्ट सवाल है इस चैप्टर का एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा जो एकीकृत वियतनाम थी उसकी स्थापना ना सन 1975 में हुई थी। और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी नामक अमेरिकी राष्ट्रपति के शासनकाल में वियतनाम युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। इस सवाल आप दे सकते हैं। सवाल है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? याद रखिएगा समाजवादी जो दर्शन होता है वह आर्थिक समानता पर बल देता है। याद रखिएगा जो समाजवादी दर्शन होता है वह आर्थिक समानता पर बल देता है। क्योंकि देखिए आर्थिक समानता का मतलब क्या? अर्थव्यवस्था के आधार पर लोगों को बांटना। यदि आपके पास धन अधिक है तो आपको
सभी लोग पूछेंगे, आपके पास धन का अभाव है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और सही में नहीं पूछेगा, ठीक है। यदि आप आगे आने वाले 10 साल 15 साल के बाद आपके पास रुपया पैसा नहीं रहेगा, आप सही से नहीं पढ़ेंगे, आप सही से जॉब नहीं करेंगे, आपके पास धन का अभाव होगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि कुत्ता से भी नहीं पूछेगा। यदि आपके पास धन का अभाव होगा तो आप कपड़ा उटपटांग पहनिएगा, गंदा मैला फटा पुराना कपड़ा पहनिएगा। फटा कपड़ा पहन कर आप बाजार जाइएगा तो क्या कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा, चहट देगा, भौ भौ करेगा। इसलिए आप अपने ऊपर समय दीजिए, आप अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए। आपका नज़दीक आने वाला है, 1 महीना बच गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप सही से पढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, सवाल है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर, ठीक है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है ना, उसे हम कार्ल मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कार्ल मार्क्स। मतलब कार्ल मार्क्स को हम आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया था, आपको पता होगा इसके बारे में। ये भी सवाल आएगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आप टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद का मतलब क्या? समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना, और इसका प्रयोग सबसे पहले सन 1827 ईस्वी में किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन को ना हम इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें कौन यूरोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इनमें से कौन यूरोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे, लेकिन बहुत सारे इस पार्टी के साथ थे, ठीक है। अगला सवाल है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो समाजवादियों की बाइबिल ना हम दास कैपिटल कहते हैं। दास कैपिटल नामक जो बुक थी, उस बुक को हम समाजवादियों की बाइबिल भी कहते हैं। और बाइबिल जो है ना, ईसाई धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। जिस प्रकार हिंदू धर्म के लोगों का ग्रंथ क्या है? गीता है, महाभारत है, ठीक है। मुस्लिम का क्या है? कुरान है। सिख संप्रदाय का क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। उसी तरह ईसाई धर्म के लोगों का है बाइबिल, ठीक है। और याद रखिएगा कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल नामक किताब को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सन 1818 1818 सन 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है रूस में कृषि दास प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? कृषि दास प्रथा का मतलब क्या? किसानों को गुलाम बना लेना, ठीक है। और रूस में कृषि दास प्रथा का जो अंत हुआ था सन 1861 ईस्वी में हुआ था। आप टिक कीजिएगा, ठीक है। मतलब क्या? मतलब यही है कि रूस में कृषि दास प्रथा मतलब किसानों को गुलाम बनाने की जो प्रथाएं कुप्रथाएं चली आ रही थी, इस प्रथा का अंत कब हुआ? तो सन 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है रूस में रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? याद रखिएगा, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आतंक का। किसका जी? आतंक का। आतंक जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है रूस में जार किसे कहते हैं? तो सम्राट को, मतलब राजा को। मतलब ना जार का मतलब राजा और जारिना का मतलब रानी। याद रखिएगा, रूस नामक देश में जार मतलब राजा और जारिना मतलब रानी, ठीक है। ठीक मारिएगा आप कि रूस में राजा को क्या बोलते हैं? तो जार। रानी को क्या बोलते हैं? तो जारिना, ठीक है। अगला सवाल है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, माँ उपन्यास के लेखक, माँ नामक नोवेल के लेखक थे मैक्सिम गोर्की। कौन थे जी? मैक्सिम गोर्की, ठीक है। अगला सवाल है सन 1917 को पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सन 1917 को पहली रूसी क्रांति को हम ना फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो क्रांति हुई थी फरवरी महीना में हुई थी, ठीक है।
अगला सवाल है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बोल्शेविक के बाद आया तो आप लेनिन पर टिक कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति को किया था, ठीक है। अगला सवाल है सन 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, मतलब किस राजा का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का, ठीक है। अगला सवाल है अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? याद रखिएगा अप्रैल थीसिस नामक जो ग्रंथ थी, किताब थी, उस किताब को लेनिन ने लिखा था, ठीक है। अगला सवाल है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जी थे, ठीक है। अगला सवाल है युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? युद्ध और शांति को हम इस तरह भी बोलते हैं वार एंड पीस, और ये इंग्लिश नेम से ही सवाल पूछता है कि वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो टोल्स्टॉय जी। जब इसको हिंदी में पूछेगा युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो टोल्स्टॉय पर टिक कीजिएगा, या फिर वार एंड पीस के लेखक कौन थे? तो टोल्स्टॉय पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ना ट्रोट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था, और ये भी सवाल जो है ना बोर्ड मॉडल है, ठीक है, इसको आप देखिए। अगला सवाल है चेका क्या था? तो चेका एक सेना की टुकड़ी थी। याद रखिएगा चेका जो था ना एक सेना का समूह था, सेना का टुकड़ी थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक जो नीति थी इस नीति को लेनिन ने लागू किया था, ठीक है। ये तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। देख सकते हैं पहला सवाल है खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की। मतलब भारत में जो खिलाफत आंदोलन चला था, महात्मा गांधी जी ने जो चलाया था खिलाफत आंदोलन, यह आंदोलन तुर्की नामक देश के समर्थन से भारत में चलाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो सन 1920 में। याद रखिएगा सन 1920 में भारत में महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया, ठीक है। और आप नाम से ही समझ सकते हैं, नाम इसका क्या है? खिलाफत। खिलाफत मतलब यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के खिलाफ था, ठीक है। यह मतलब एकदम अंग्रेजों के बनाए गए नियमों का उल्टा था, मतलब ये अंग्रेजों को भगाने का एक आंदोलन ही था एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। अगला सवाल है तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हो गया? तो जिस तरह हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे वैसे ही तुर्की में खलीफा हुआ करते थे, और खलीफा को कब से हटाया जाना शुरू हो गया? तो सन 1924 में। याद रखिएगा कि सन 1924 में तुर्की में भी राजतंत्र था, लेकिन सन 1924 के बाद तुर्की में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र का नाश हुआ, ठीक है। खलीफा नामक पद को हटा दिया गया। अगला सवाल है चोरा चोरी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है ना उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा चोरा चोरी या इसको चोरी चोरा भी कहते हैं, यह वर्तमान में अभी भारत में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और यदि आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको चोरी कांड भी पढ़ना होगा। यह सवाल 2 नंबर में आता है, तो मैं इसको भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो याद रखिएगा जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके बाद ना महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग का मतलब क्या? पहले तो गांधी जी का कोई भी लोग साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन जब इन्होंने असहयोग आंदोलन किया, असहयोग का मतलब क्या है? जाओ मेरा साथ मत दो, मैं अकेले ही आंदोलन करूंगा,
मतलब असहयोग का मतलब क्या, बिना सहयोग के, बिना किसी के हेल्प के इन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन इनको असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। कब? तो चोरा चोरी कांड के बाद। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग कर दिया? तो सन 1930 में, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर दिया, बंद कर दिया। नमक कानून जो था ना, यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था। नमक कानून के द्वारा अंग्रेज ना हमसे, मतलब संपूर्ण भारतीय लोगों से नमक पर टैक्स लेते थे, नमक पर कर वसूलते थे, और नमक पर सबका हक है। इसी हक को लाने के लिए, पाने के लिए महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को ख़त्म करने के लिए दांडी यात्रा की, आपको पता होगा, ठीक है। अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? मतलब किस वर्ष शुरू किया? तो याद रखिएगा सन 1920। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी किया और खिलाफत आंदोलन भी किया, ठीक है। मतलब सन 1920 जो था ना, गांधी जी के लिए बहुत ही क्रांतिकारी समय रहा। सन 1920 में ही गांधी जी ने अत्यधिक, मतलब बहुत अधिक आंदोलन किया था। असहयोग आंदोलन भी किया था, खिलाफत आंदोलन भी किया था, ठीक है। और दोनों आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ ही थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों के नियमों के विरुद्ध थे, ठीक है। अगला सवाल है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में, ध्यान से सवाल सुनिए, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में और किस वर्ष असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नागपुर 1920। यह सवाल कई बार आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप इसका उत्तर नागपुर 1920 याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल है, और आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक कांग्रेस का ही शासन चला है, मतलब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से, ठीक है। अभी तो हमारे यहाँ पे भाजपा, मतलब कमल छाप का राज है, लेकिन आज से 10 साल पहले जब मोदी जी नहीं थे, उस समय पंजा छाप, मतलब कांग्रेस छाप का मतलब जमाना था, ठीक है। और अत्यधिक कांग्रेस ने ही भारत पर शासन किया है जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से, ठीक है। अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा स्वराज दल की स्थापना ना सन 1923 में हुई थी। मतलब खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, उसके 3 साल के बाद सन 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, स्वराज क्या मतलब है? स्व मतलब होता है अपना, अपना राज, मतलब स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नारा को किसने दिया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन होगा जी? तो चित्तरंजन दास जो होगा इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा कि स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, इसका उत्तर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू हुआ या पारित हुआ? तो लाहौर जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। लाहौर पहले भारत में ही था, लेकिन आज वर्तमान में लाहौर ना पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? मतलब कांग्रेस, मतलब पंजा छाप किस दिन इन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को। मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अभी हमारे देश में अंग्रेज थे ही, तभी कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था सन 1930 में, और वो भी 26 जनवरी के दिन, ठीक है। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट को ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, और इस रिपोर्ट को सन 1928 में लागू किया गया, प्रस्तुत किया गया, ठीक है।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे। मतलब इस सवाल में ना दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला तो बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सन 1885 में। और किसने की, तो ए.ओ. हुम ने, ए.ओ. हुम ने, शॉर्ट नेम है। अगला सवाल है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा हिंदू महासभा जो हुआ था उसकी स्थापना ना 1925 में की गई थी। और किसने की थी, तो के.बी. हेडगेवार ने की थी। किसने की थी जी, तो के.बी. हेडगेवार ने की थी। अगला सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये भी सवाल कई बार पूछता है और पूछा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सन 1906। याद रखिएगा सन 1906 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना मतलब जिन्ना के कारण ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। आपको पता होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी, तो सन 1929 में। याद रखिएगा जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्होंने 14 सूत्री जो मांग थी इस मांग को कब प्रस्तुत किया था इन्होंने, तो सन 1929 ईस्वी में इन्होंने अपना मांग प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता, मतलब इसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, किस वर्ष हुआ था, तो सन 1931 जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। याद रखिएगा कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच ही ना 1932 में पूना समझौता हुआ था। और इस समझौता के आधार पर किस प्रकार हमारे देश में संविधान बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इस पर सारी चर्चाएं हुई थी, सारे बात हुए थे। और आपको पता है कि हमारे देश के जो संविधान बना था उसको लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान को काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की, तो सन 1932 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। मतलब कहने का मतलब क्या, जब वियतनाम युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आर निक्सन जी थे। कौन थे जी, आर निक्सन जी थे। याद रखिएगा जब वियतनाम युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आर निक्सन जी थे। और अभी वर्तमान में कौन थे, तो डोनाल्ड ट्रंप। और इसके पहले कौन थे, बराक ओबामा। उसके पहले कौन थे जी, बराक ओबामा। तो याद रखिएगा कि जब वियतनाम युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आर निक्सन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो सन 1954 में। ये सवाल भी आई है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है। याद रखिएगा कि सन 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम नामक 2 देशों के बीच, उस समझौता का क्या नाम है, तो हनोई समझौता। याद रखिएगा हनोई समझौता हुआ था मार्च 1946 में और फ्रांस और वियतनाम के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है। इस सवाल में आपको लग रहा है क्या, आपको क्या लग रहा है कि इसमें विषय ऑब्जेक्टिव सवाल है, सवाल पे सवाल बनता है। आप इसको सही से देखिए। ठीक है। मतलब मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। ठीक है। और पूछ देगा कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1946 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, आप टिक कीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है कंपुचिया का पुराना नाम क्या है।
मतलब आज जो कंपुचिया नामक शहर है उसको पहले हम कंबोडिया बोलते थे, याद रखिएगा। आज जो कंपुचिया नामक शहर है उसको पहले हम कंबोडिया बोलते थे। और अंकोर वाट का विष्णु भगवान जी का जो मंदिर है कंबोडिया में ही तो है। तो अभी वर्तमान में कहाँ है विष्णु भगवान जी का अंकोर वाट का मंदिर? तो कंपुचिया में, मतलब कंपुचिया को ही हम कंबोडिया कहते थे पहले, ठीक है। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो सिहानुक ने, मतलब नरोत्तम सिहानुक इनका पूरा नाम था। नरोत्तम सिहानुक नामक व्यक्ति ने लाल खमेर सेना का गठन किया था, ठीक है। और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए इन्होंने इस सेना की टुकड़ी बनाई थी, ठीक है। अगला सवाल है नियो लाओ हक, नियो लाओ हक जंट, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NLHS, किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पथिक लाओ की। पथिक लाओ जो व्यक्ति थे इनका ही यह पॉलिटिकल पार्टी था, ठीक है। अगला सवाल है लाओस में पाथेक लाओ का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा लाओस में पाथेक लाओ का गठन ना सुफुना बैन ने किया था, सुफुना बैन ने किया था। तो आपको पता है कि हम आपको इतिहास का लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। यदि आपको लगता होगा कि किसी पार्ट में कम सवाल है, किसी में अधिक सवाल है और सर तो सब में 20 सवाल दे रहे हैं, तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि हम ना प्रत्येक वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव सवाल ला रहे हैं। उसको हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 के नाम देंगे। तो आप लाइन से सारे वीडियो को देखिएगा, आपको फायदा अवश्य होगा। मतलब रिवीजन हम आपको करा रहे हैं, आपका हम रिवीजन करा रहे हैं। आपने यदि हमारे हिंदी के सारे वीडियो, संस्कृत के सारे वीडियो, भूगोल के सारे वीडियो, अर्थव्यवस्था के सारे वीडियो और इतिहास के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जल्दी प्ले लिस्ट में जाइए। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है NCERT 10th क्लास, उसमें आपके 10वीं के सारे वीडियो मिलेंगे। आप लाइन से सारे वीडियो देख डालिए, आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है नरोत्तम सिहानुक के बाद कंबोडिया में सत्ता किसके हाथ में आ गई? तो खियू सम्फान जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा जी? खियू सम्फान जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ये जो थे ना, ये नरोत्तम सिहानुक के बाद यही कंबोडिया का सत्ता अपने हाथ में ले लिए, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष ही इसका सबसे प्रमुख कारण था, ठीक है। अगला सवाल है 1919 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो गांधी युग। मतलब ना सन 1919 से सन 1947 तक का समय को ना हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वर्ष में ना गांधी जी ने बहुत ही भारत के प्रति योगदान दिया, ठीक है। तब जाकर के भारत आज़ाद हुआ है। अगला सवाल है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट ना लिंटन ने लागू किया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल है सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन नामक व्यक्ति ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल 2 टुकड़ों में बट गया था 1905 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल कई बार पूछता है और पूछेगा भी, इसको ध्यान से देखिए। सवाल है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लाला हरदयाल के द्वारा। और कब की गई? तो सन 1913 में। याद रखिएगा इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो सन 1915। याद रखिएगा कि सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, ठीक है। और तभी से इन्होंने अपना आंदोलन भारत में
बहुत सारा आंदोलन किया, तब जाकर के भारत को आज़ादी मिली। गांधी जी के अलावा बहुत लोगों ने योगदान दिया, मतलब बहुत लोग मारे गए। जैसे भगत सिंह के बलिदान को आप क्या कहना चाहेंगे, राजगुरु सुखदेव के बलिदान को आप क्या कहना चाहेंगे, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बहुत लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर के भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? तो प्रथम भारतीय आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक थी, उस पुस्तक को मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था, मतलब महात्मा गांधी जी ने ही लिखा था। महात्मा गांधी जी का ही बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता के, इन्होंने ही गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का और बांग्लादेश का दोनों का राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, अगला सवाल है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो सन 1919। याद रखिएगा, ये भी सवाल कई बार पूछता है कि रॉलेट एक्ट जो था ना, वह 1919 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद का पदक लौटा दिया? तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। और इसके विरोध में कैसर-ए-हिंद का पदक ना गांधी जी को दिया जा रहा था, तो इन्होंने ना इस पदक को लौटा दिया, वापस कर दिया, ये नहीं ले पाए। लास्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति। याद रखिएगा कि सरकार ने हंटर समिति का गठन किया, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप देख सकते हैं। लोहा गलाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले किसने की? तो अब्राहम डबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखिएगा इस बात को कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज अब्राहम डबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। मतलब इन्होंने काफ़ी सुंदर खोज किया था, तभी तो हम लोहा का रिसाइकल कर पाते हैं। बताइए, यदि लोहा को हम गला करके एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो क्या लोहा से हम दूसरा वस्तु बना पाते? क्या हम लोहा का रिसाइकल कर पाते? ये बहुत ही बढ़िया खोज है जिसको अब्राहम डबरी जी ने किया है, लोहा गलाने का खोज। ठीक है, वाष्प मतलब भाप से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट नामक वैज्ञानिक ने वाष्प इंजन मतलब भाप से चलने वाले इंजन का प्रयोग किया था, खोज किया था। ठीक है, अगला सवाल है फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है, इस आविष्कार को किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल नामक एक बेहतरीन आविष्कार को जॉन के ने किया था। जॉन के ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है कपास ओटन की मशीन किसने बनवाई थी? मतलब पहले किसानों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, तब जा कर के पूरा खेत से कपास को वे निकाल पाते थे। लेकिन कपास ओटन नामक मशीन के आ जाने के कारण घंटों का काम मिनटों में होने लगा। और इस कपास ओटन नामक मशीन की खोज इली हिटनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इली हिटनी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है स्पिनिंग जेनी। ये सवाल कई बार पूछता है और पूछेगा भी कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो 1764 में। याद रखिएगा, सन 1764 में। सन 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था 1764 में हुआ था, लेकिन किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स नामक वैज्ञानिक ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला सवाल है औपनिवेशिक सरकार की नीतियों
औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका ना प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ा। भारतीय वस्त्रों का मांग घट गया। जब भारतीय वस्त्रों का मांग घटेगा तो क्या होगा? भारतीय वस्त्रों का जो निर्यात होता है एक देश से दूसरे देश में, यह नहीं हो पाएगा, जिसके कारण बहुत ही नुकसान हुआ भारत के वस्त्र उद्योग धंधों को। ठीक है, अगला सवाल है, कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल किस वर्ष स्थापित हुई? तो याद रखिएगा सन 1917 में। सन 1917 में कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल स्थापित हुई। और जूट को हम पटुआ या सुनहरा रेशा भी कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला था? तो भारत में लोहा और स्टील मतलब इस्पात बनाने का जो कारखाना खुला था वो सबसे पहले 1830 ईस्वी में खुला था। और कहाँ खुला था? तो पोर्टो नोवो नामक शहर में खुला था। ठीक है, अगला सवाल है, बिरला जूट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा जो बिरला जूट कंपनी थी, इस कंपनी की स्थापना ना 1919 में हुई थी। और पहले तो हमारे देश में, यहाँ तक कि हमारे बिहार राज्य में भी बहुत सारे जूट के कारखाने थे, लेकिन अब धीरे धीरे जूट के कारखाने खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1910 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आप याद रखिएगा टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है इसकी स्थापना सन 1910 में की थी। और किसने की थी? तो टाटा ग्रुप के लोगों ने की थी। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना? तो याद रखिएगा सन 1881 में। कब जी? सन 1881 में भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट बना था। यह उद्योग धंधों का एक नियम है, कानून है। इसी कानून के अंतर्गत फैक्ट्री जो होती है चलती है। ठीक है, अगला सवाल है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो सन 1928 में। सन 1928 में इंग्लैंड में स्त्रियों और पुरुषों को ना वयस्क मताधिकार मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखना है 1895 में। सन 1895 में पंजाब नेशनल बैंक मतलब PNB जो बैंक है इसकी स्थापना हुई थी सन 1895 में। ठीक है, अगला सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो सन 1838 में। याद रखिएगा सन 1838 में भारत में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन भारत में भी हुआ था और इसके पहले चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? ब्रिटेन में हुआ था। अगला सवाल है, ऑल इंडिया जिसको हम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा ऑल इंडिया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी सन 1920 में हुई थी। और सन 1920 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था और सन 1920 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1962 में ना भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई कि किस प्रकार के मजदूर होंगे तो आपको उसको कितना कितना वेतन देना है उसका पूरा सूची मतलब लिस्ट बना था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया? तो कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, सवाल है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो याद रखिएगा सन 1917 में। सन 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार के चंपारण जिला से, और वो भी 3 कठिया व्यवस्था को खत्म करने के लिए, नीलहय किसानों की सहायता करने के लिए। अगला सवाल है, चंपारण में 3 कठिया
प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर इसका सही उत्तर होगा जो बिहार के चंपारण जिला में 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। वह व्यवस्था ना किसानों पर लागू की गई थी, मतलब ना अंग्रेजों का कहना था ना कि आप लोग के पास यदि 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से 17 कट्ठा में आप जो वो बोइए चलेगा, लेकिन 3 कट्ठा खेत में हम नील कहेंगे, आपको नील ही बोना पड़ेगा, नील के सिवा और कोई नहीं बोना पड़ेगा। मतलब किसानों को ना बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता था। नील से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती थी। किसान ना चाहते हुए भी जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा धमकी के कारण वे नील की खेती करते थे। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि चंपारण में जो 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, यह व्यवस्था किस पर लागू की गई थी? तो किसानों पर, फार्मर पर। ठीक है, अगला सवाल है वल्लभ भाई पटेल को, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली, याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार की उपाधि आई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन बोले तो लौह पुरुष भी कहते हैं। गुजरात में इनका ही तो मूर्ति है जो मोदी जी के द्वारा 3000 करोड़ रुपया में बना है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इससे पहले अमेरिका का एक मूर्ति था जो संसार में सबसे बड़ा था, लेकिन अब भारत जो है ना सबसे विश्व में बड़ी मूर्ति बनाने वाला देश बन गया है। ठीक है, भारत की जो मूर्ति है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध है, यह विश्व की सबसे बड़ी या ऊंची या लंबी मूर्ति है। ठीक है, जिसको बनाने में 3000 करोड़ रुपया लगा है। ठीक है, अगला सवाल है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को किया था। ठीक है, अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना ना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और लाइट ने परेशान करके रख दिया है, बहुत बार लाइट जा रहा है, आखिरकार आ ही गए लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, ये सवाल ना हमने आपको संस्कृत में भी पढ़ाया है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इन्हीं के नाम पर DAV नामक जो स्कूल है, विद्यालय है, इन्हीं के नाम पे चलता है। ठीक है, और आप किसी भी शहर में जाइए, DAV नाम का एक ना एक स्कूल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड जो ब्लॉक होता है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके नारा के उपलक्ष्य एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी ने संपूर्ण भारतवासियों से कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक उसी तरह मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि तुम मुझे समय दो मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा नंबर दूंगा। ठीक है, आप मुझे समय दो मैं आपको बहुत अच्छा नंबर दूंगा। आप हमारे सारे वीडियो को लाइन से देखिए, आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी, उस पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। किसने की थी जी? M.N. राय ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो बिहार समाजवादी जो दल है उस दल के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी को हम लोक नायक भी कहते हैं। आज जो बिहार में JP यूनिवर्सिटी जो है ना, इन्हीं के नाम पर चलती है। जो JP यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारे छपरा जिला में ये गंगा सिंह कॉलेज है, राजेंद्र कॉलेज है, राम जयपाल कॉलेज है, जगदम कॉलेज है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं, सब JP के अंतर्गत ही हैं। ठीक है,
अगला सवाल है खौर विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो याद रखिएगा खौर विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और सन 1914 में हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल है सन 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा सन 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था इसको अली मुसालियार नामक व्यक्ति ने इस आंदोलन को किया था, ठीक है, इस विद्रोह को किया था। अगला सवाल पूछता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये सवाल बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह सन 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह सन 1916 में हुआ था। अगला सवाल है टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो टाटा भगत जो आंदोलन था इस आंदोलन को जतरा भगत ने किया था। आप याद रखिएगा टाटा भगत जो आंदोलन था इस आंदोलन को किसने किया? तो जतरा भगत ने किया था, ठीक है। अगला सवाल है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता ना हम महात्मा गांधी को कहते हैं। राष्ट्रपिता का मतलब क्या? देश का पिता। किसको कहते हैं जी? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को हम बापू भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? तो आदि औद्योगिकरण की विशेषता थी उत्पादन विकेंद्रित होना। अगला सवाल है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाराबंदी जो आंदोलन हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। बाराबंदी जो आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था जी? तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड जो होगा इसका सही उत्तर होगा, आप टिक कीजिएगा। हाँ, अगला सवाल है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन की प्रणाली में जो बदलाव है उसी बदलाव को हम औद्योगिक क्रांति का नाम दिए हैं, ठीक है। अगला सवाल है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम हुई थी ना वह इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी जी? इंग्लैंड में। अगला सवाल है औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो वर्ग विहीन क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो थी ना ये वर्ग विहीन क्रांति थी, मतलब समस्त लोगों के लिए थी। उद्योग से सबको फायदा है, किसी एक को फायदा नहीं है, ठीक है। और अगला सवाल आप देख सकते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से। मतलब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में तो शुरू हुई लेकिन किस उद्योग से? बहुत सारे उद्योग हैं लेकिन वस्त्र उद्योग से ही ये क्रांति जन्म ली थी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था? भाप इंजन का, यानी वाष्प इंजन का, ठीक है। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं शोले मूवी में जो ट्रेन चलती है कोयला से चलती है और उसमें जो लगा हुआ है वो उसमें भाप इंजन लगा हुआ है, और भाप इंजन मतलब वाष्प इंजन की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने की थी। पहला सवाल स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। इसको लिखा हुआ है कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून किस वर्ष बना था? मतलब कलकत्ता में अभी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियों ने वहां पे धुआं करके रखा था, इसलिए वहां पे कानून बनाया गया। कब बनाया गया उस कानून को? तो सन 1863 में। सन 1863 में कानून बना। उस कानून के अंतर्गत जो फैक्ट्रियां होती है वे आवश्यकता से अधिक धुआं नहीं निकाल सकती है इस कानून के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा कलकत्ता में धुआं निरंतक या इसको हम निरोधक भी कह सकते हैं जो कानून बना था किस वर्ष बना था? तो सन 1863 ईस्वी में बना था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। सवाल है पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी? तो याद रखिएगा उदयन के समय, राजा उदयन के समय में पाटलिपुत्र मतलब पटना मगध राज्य की राजधानी बनी थी, ठीक है। अगला सवाल है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी? याद रखिएगा जो मेगास्थनीज जो था ना ये विदेशी यात्री था और ये ना पटना में आया था। इस बात को हमने संस्कृत में भी पढ़ा है। मेगास्थनीज जब पटना आया था तो किसके शासन काल में आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। जब मेगास्थनीज पटना आया था उस समय पटना के प्रसिद्ध शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है, जिसे हम मौर्य वंश का संस्थापक भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जी को ही हम मौर्य वंश का संस्थापक कहते हैं। और इनको राजा किसने बनाया था? तो कौटिल्य जी ने, चाणक्य जी ने। अगला सवाल है पटना में गोलघर
का निर्माण किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। पटना में जो गोल घर है और इसका निर्माण कब हुआ था? तो सन 1786 में। सन 1786 में पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था। और जब पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था ना, उस समय पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र नाम था। आज भी गोल घर है, आप जा करके देख सकते हैं पटना में, ठीक है। अगला सवाल है, शेर शाह ने पटना में किला का निर्माण किस वर्ष करवाया? याद रखिएगा, शेर शाह ने पटना में जो किला बनवाया था, उस किला को कब बनवाया? 1545 में। बहुत पुराना, देखिए 1545 में शेर शाह ने पटना में अपना किला बनाया था, ठीक है। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, इनके बारे में हम संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना, पटना में हुआ था। और ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, ठीक है। और यदि आपने संस्कृत वाला पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख डालिए, क्योंकि हमने सभी वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड कर दिया है। वे संस्कृत के हो या हिंदी के हो या भूगोल के हो, अर्थशास्त्र के हो या इतिहास के हो, सारे वीडियो लाइन से आपको मिलेंगे। जाइए और जल्दी जाकर सब वीडियो देखिए और अपना रिवीजन सही से कीजिए। यदि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो इस काम को जल्दी से कर डालिए, ठीक है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मतलब प्राचीन काल का मतलब क्या? पुरानका जमाना में, मतलब किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप, एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं वे सब, और यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं वे सब व्यापार करते थे? तो उसका नाम क्या है? रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग कहाँ है? तो चीन में पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो चीन से। रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता है और यह जो है ना, एशिया और यूरोप महाद्वीप के सभी देशों को जोड़ता है। और इसी मार्ग के द्वारा प्राचीन काल में व्यापार होता था, सामान का आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था, ठीक है। अगला सवाल है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, लाल सागर। लाल सागर के किनारे अलेक्जेंड्रिया नामक देश बसा हुआ था और यहीं का तो शासक था सिकंदर। अलेक्जेंडर सिकंदर यहीं का शासक था, जिसको हम विश्व विजेता भी कहते हैं। ये पूरा संसार में सभी लोगों से जीत गया था, लेकिन भारत में जब आया तो भारत में भी बहुत सारे राज्यों में जीत गया, लेकिन राजा पोरस से हार गया, ठीक है। कौन? सिकंदर। वही सिकंदर जो विश्व विजेता था, ठीक है। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, गिरमिटिया जो मजदूर है ना, पश्चिमी क्षेत्र से, याद रखिएगा, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से ये ना बाहर ले जाए जाते हैं, ठीक है। और गिरमिटिया मजदूर को हम अनुबंधित मजदूर भी कहते हैं। अनुबंधित मजदूर का मतलब क्या? ये बंधुआ नहीं है, मतलब वैसे मजदूर जो धन राशि के बदौलत तो अपने आप को पूरी तरह गिरवी रख दिए हैं, आप अपने आप को पूरा गुलाम बना चुके हैं, उनको हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। जैसे आपने उड़ान नामक सीरियल में देखा होगा, चकोर को, इमली को, ठीक है, यहाँ पे ठेपा मार देता है कमल नारायण और उनको बंधुआ बना लेता है, उनको भी और उनके माता पिता को भी, ठीक है। तो वैसे मजदूर जो गुलाम है उसे हम बंधुआ मजदूर कहेंगे, और वैसे मजदूर जो गुलाम नहीं है उन्हें हम अनुबंधित या गिरमिटिया मजदूर कहेंगे। और ये मजदूर गुलाम नहीं है, कुछ समय के लिए ये मजदूरी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपना सारा काम करके फिर वापस आ जाते हैं, ये गुलाम नहीं है। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि गिरमिटिया मजदूर को हम क्या कहते हैं? तो अनुबंधित मजदूर भी कहते हैं। और गिरमिटिया मजदूर जो होते हैं ना, अनुबंधित मजदूर, वे बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से अलग अलग राज्यों में ले जाए जाते हैं और वे जा करके अपना काम करते हैं, फिर अपना मजदूरी लेते हैं, मजदूरी ले करके फिर वे अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह आपने देखा 10 तक सवाल। 11 नंबर सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहते हैं? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, हमने अभी आपको बताया।
अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष समाप्त कर दिया? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, सन 1921 में, सन 1921 में ना गिरमिटिया मजदूर की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने हटा दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये सवाल ना कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। सवाल है, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार न कब से माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी में। मतलब कहने का मतलब क्या, आपके इतिहास के बुक में ना सन वाला सवाल भी बहुत सारा है, और बहुत सारा सवाल ना सन वाला आपका आता भी है। तो इसलिए आप सारे सवाल को बढ़िया से देखिए, सुनिए, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। और आप अब सही से पढ़िए, कैसे कि अब समय नहीं है, बच गया है। अब आपको सही से पढ़ना चाहिए हमारे अनुसार से। क्या आपको नहीं लगता है? आपको अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आती है? आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, पढ़िए। ठीक है, अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कंपनी। यह कंपनी भारत से अफीम, अफीम क्या है? एक नशीला पदार्थ है, इसका निर्यात करती थी। तो किस देश को बेचती थी? तो यह ना चीन को बेचती थी। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज ना भारत से अफीम ले जा करके चीन में बेचते थे बहुत अधिक दाम पर। ठीक है, अगला सवाल है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? तो याद रखिएगा, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? तो दादा भाई नौरोजी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। और दादा भाई नौरोजी जो थे ना बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी कि भारत की जो आमदनी है वह आमदनी कितनी है, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था ना कि प्रति व्यक्ति आय भी कितना होता है, इन्होंने ही बताया था। अगला सवाल है, द कॉमर्स ऑफ नेशन, द कॉमर्स ऑफ नेशन जो किताब है उस किताब के लेखक कौन थे? तो उस किताब के लेखक थे कार्डलिफ। कौन थे जी? कार्डलिफ जो थे, इसका राइट ऑप्शन होगा, आप टिक कीजिएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस पर आधारित नहीं है? तो उद्योग जो होगा इसका सही उत्तर होगा, आप टिक कीजिएगा। अगला सवाल है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो अमेरिका, अमेरिका में ही वृहत उत्पादन व्यवस्था आरंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो हेनरी फोर्ड ने, हेनरी फोर्ड ने ही वृहत उत्पादन की नीति को अपनाया, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े कल कारखाने को लगाया, उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, बहुत सामान बनने लगे, और सब सामान का आयात निर्यात सगरों होने लगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सवाल है, आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाणिज्य क्रांति। इसी क्रांति के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में बदलाव आया। आर्थिक क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आता है, द्वितीयक में क्या आता है? उद्योग आता है, और तृतीयक में सेवा आता है। इस सवाल है, सन 1980 की औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में किस प्रकार के उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया गया? याद रखिएगा, सन 1980 में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उद्योग क्षेत्र में, और इस क्रांति में किस उद्योग को विकसित करने पर बल दिया गया? तो कृषि आधारित उद्योग, मतलब वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल खेती बाड़ी से आता है उसे ही हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और सन 1980 में जो एक नियम बना था जिसको हम औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं, औद्योगिक नीति घोषणा पत्र, और इसने क्या बताया था कि अब ना हम लोगों को कृषि जनित आधारित उद्योग पर बहुत अधिक फोकस करना है, इसको सुधार करना है। कृषि जनित उद्योग के अंतर्गत क्या आएगा? आपका आएगा जूट उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, सौंस उद्योग, मतलब जिसका भी कच्चा माल खेती से आता है वे सभी इसमें आएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस सवाल को कि 1980 की औद्योगिक क्रांति
या नीति घोषणा पत्र में किस प्रकार के उद्योग को विकसित करने पर बल दिया गया? तो कृषि आधारित उद्योग या कृषि जनित उद्योग पर आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आधुनिक नगरों का विकास कब से माना जाता है? आधुनिक नगर का जो विकास हुआ है, छोटे छोटे नगर शहर का रूप कब लिए? जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। यदि आपके शहर में बहुत विकास हो रहा है तो इसका सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग क्रांति में हुए बदलाव, मतलब उद्योग में बदलाव। आप जिस शहर में रहते हैं वह बहुत ही घनी बस्ती है, तो क्यों है? क्योंकि आपके शहर में आपके शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे कारखाने हैं। ठीक है, जिस राज्य में कारखानों का अभाव है वहाँ पे आबादी कम है, जहाँ पे अधिक कारखाने हैं वहाँ पे आबादी अधिक है। ठीक है, आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? याद रखिएगा, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बना? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ। आज जो बहुत बड़े बड़े महानगर हैं वे पहले महानगर नहीं थे, वे मात्र नगर थे। लेकिन वहाँ पे अगल बगल में बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए और वहाँ पे घनी बस्ती आ गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे, तब जाकर के वह महानगर बना। सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होती है आज भी। ठीक है, अगला सवाल है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने सबसे अधिक किसे प्रभावित किया? तो आधुनिक काल का मतलब क्या? मॉडर्न युग में औद्योगिकरण ने सबसे अधिक किसको प्रभावित किया? तो शहरीकरण को। शहरीकरण को इन्होंने अधिक प्रभावित किया। जो शहर थे ना वे थोड़ा सा नीचे आने लगे और जिस एरिया में कारखाने बनने लगे, उद्योग बनने लगे, वे विकसित होने लगे, वे ग्रो करने लगे। ठीक है, अगला सवाल है आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विस्तृत क्षेत्र। मतलब आज प्रत्येक आदमी शहर में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि शहर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांव में रहना पसंद करते हैं। गांव में शांत एवं स्वच्छ माहौल होता है, टेंशन फ्री आदमी रहता है, खेती करता है। ठीक है, लेकिन शहर में क्या है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। किसी किसी रूम में तो ऐसा होता है कि हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है, 2 आदमी है तो बात किए, भेंट किए। एक का डे ड्यूटी है और एक का नाइट ड्यूटी है, तो कहाँ से भेंट होगा? एक जाएगा तो फिर एक आएगा, फिर एक आएगा तो एक जाएगा। सुबह वाला डे ड्यूटी में है तो सुबह खाना बना के जाएगा, तो फिर रात वाला आएगा खाएगा, फिर वो खाना बना के जाएगा, तो फिर डे ड्यूटी वाला आएगा खाएगा सोएगा। ठीक है, तो ऐसा ही तो होता है। तो आप लोग पढ़िए, कैसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, 12-12 घंटा खटना पड़ता है फैक्ट्री में 10-15 हज़ार रुपये के लिए। ठीक है, तो आप सही से पढ़िएगा, आपको कभी भी आसान वाला ही काम मिलेगा। हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कब? जब आप पढ़ेंगे तभी तो, इसलिए आप सही से पढ़िए। अगला सवाल है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में। इसका सवाल समझिए आप। जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या? सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं? तो महानगर में ही न रहेंगे। ठीक है, मुंबई क्या है? महानगर है, तो वहाँ पे सबसे अधिक लोग हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्थायी कृषि के प्रभाव से किसका संचयन संभव हो सका? तो इसका राइट ऑप्शन होगा संपत्ति। यदि आप खेती करेंगे, बढ़िया से खेती करेंगे तो आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। और नहीं करेंगे, राम भरोसे खेती करेंगे कि राम जी बरसिए तो होई, ना बरसिए तो ना होई, जवन होई तो खा लीजिए हुए। तो ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा? आप अच्छे से किसान नहीं बन पाएंगे, आपको बहुत ही लॉस होगा। खेती भी एक जुआ की तरह ही है। ठीक है, तो करना है किसी भी काम को तो सही से कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, उसमें झूठ मूठ के फंसने से कोई फायदा नहीं है। अगला प्रश्न है नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? तो व्यक्तिगतवादी जो होगा इसका सही उत्तर होगा नगरों में ना व्यक्तिवादी अवधारणा पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून किस वर्ष बना था? तो सन 1870। सन 1870 में लंदन में, मतलब इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, मतलब इंग्लैंड ही इसको कही है। इंग्लैंड में किस वर्ष
प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कानून बना था तो सन 1870 में। प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या, 1 to 5, मतलब पहला से लेकर के 5वीं तक, याद रखना है। सन 1870 में लंदन में एक कानून बना था। उस कानून के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को पहला से 5वां तक की पढ़ाई पूरी करनी है। नहीं करेगा तो उसको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। ये शिक्षा अनिवार्य थी, प्राइमरी शिक्षा जो थी ना अनिवार्य कर दी गई थी, ठीक है। अगला सवाल है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची, तो 40 लाख, मतलब 4 गुना वृद्धि हुई। 1810 से 1880 मतलब 70 वर्ष के लपेट में लंदन में जो आबादी थी 10 लाख से एक बार 40 लाख तक आ गई, मतलब 4 गुनी वृद्धि हुई लंदन की आबादी में। अगला सवाल है लंदन में भूमिगत रेल मतलब ट्रेन किस वर्ष शुरू हुआ, तो सन 1863 में, मतलब लंदन में सन 1863 में ही भूमिगत ट्रेन चलने लगी थी। लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत समय बाद चलना शुरू हुआ है बुलेट से ट्रेन। सब कोई कहता है बुलेट ट्रेन आने वाला है, आने वाला है, 5 साल से आए रहा है, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएगा बुलेट ट्रेन, ठीक है। अगला सवाल है पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया, तो श्रमिक वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना सभी वर्ग आएगा। क्या आएगा जी, सभी वर्ग आएगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए, पूंजीपति वर्ग के लोगों ने सभी वर्ग के लोगों का शोषण किया है, चाहे वे श्रमिक वर्ग में आए, चाहे कृषक वर्ग में आए, चाहे मध्यम वर्ग में आए। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने सभी वर्ग के लोगों का शोषण किया है। अगला सवाल है शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ, तो मध्यम वर्ग जो होगा इसका सही उत्तर होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है अंग्रेज यात्री राल्फ फिट ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी, तो सन 1856 में, मतलब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के 1 साल पहले, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के 1 साल पहले 1856 में अंग्रेज यात्री राल्फ फिट ने पटना की यात्रा की थी। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल है तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है, तो पटना साहिब में, पटना में ही यह स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, तो गार्डन सिटी मतलब क्या, हरा भरा शहर की योजना जो था ना, उस योजना को एबेनेजर हावर्ड नामक व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है। अगला सवाल आप देख सकते हैं सीधी लकीरों का अतीला के रूप में कौन विख्यात था, तो इसका सही उत्तर होगा बेरोन होसमान। कौन था जी, बेरोन होसमान जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो सन 1898 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1918 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, तो बहुमंजिली इमारत थी। चाल जो थी ना बहुमंजिली इमारत थी, इसमें बहुत सारा मंजिल था, ठीक है। तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किया था, तो किस भाषा में किया था, तो अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि उस समय बहुत जोर शोर से भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन था। उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक जो पुस्तक थी, जो रचना थी, उस रचना का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है संवाद क्या मतलब होता है, बातचीत, वार्तालाप, और कौमुदी का मतलब यह एक रचना ही है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, तो इसका प्रकाशन बंगला भाषा में हुआ था, बंगाली भाषा में हुआ था। याद रखिएगा, मराठा को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और संवाद कौमुदी को बंगला भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अगला सवाल है अमृत बाजार पत्रिका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो मोतीलाल घोष ने। मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा की। इस बात को आप याद रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा किसने की? तो मोतीलाल घोष ने की थी। ठीक है, अगला सवाल है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मिरात उल अखबार का। किस अखबार का? तो मिरात उल अखबार का। और इसको ना उर्दू में लिखा गया था, और आपको पता होगा उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। हमने संस्कृत में पढ़ा है, हिंदी और संस्कृत को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, और उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय नामक व्यक्ति ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मिरात उल अखबार का। ठीक है, अगला सवाल है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने बचपन में छोटे वर्ग में पढ़ा होगा कि एक समय की बात है कि एक लड़का भीख मांग रहा था। वह भीख मांगते मांगते ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पास पहुंचा। ठीक है, लड़के ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के सामने हाथ फैलाकर कहा, बाबूजी हमको कुछ दीजिए, हम बहुत दिनों से भूखे हैं। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने क्या खूब कहा कि मैं तुमको एक पैसे की जगह पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? उस समय पैसा का जमाना था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उस लड़के से पूछा कि मैं तुमको 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? तो लड़का ने क्या खूब कहा, इस उत्तर को आप ध्यान से सुनिए। लड़के ने कहा कि जब आप हमको 1 पैसा की जगह पर 1 रुपया दीजिएगा तो आज से हम भीख मांगना ही बंद कर देंगे। हम उस 1 रुपया से अपना व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, खूब मेहनत से लगन से अपने बिजनेस को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उस बच्चे को 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दिया। फिर 10, 15, 20 साल के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो एक युवक आए और उस युवक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के चरणों को स्पर्श किया और स्पर्श करते हुए बोला कि हे महान व्यक्ति, आप हमारे दुकान पर चलिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी पहचान ही नहीं पाए कि वो लड़का कौन है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दिया था। ये देखिए फल का दुकान, ये सारा आपका ही है, आपके 1 रुपया से ही हुआ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बहुत खुश हुए, शाबाशी दिए उस बच्चे को। ठीक है, तो ऐसे ही आपके अंदर भी होना चाहिए, आपके भी अंदर कर्म निष्ठा होना चाहिए, आपको भी अपने कर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, तो ही आप सफल हो पाएंगे। भीख कब तक मांगिएगा, इसीलिए आप सही से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो गद्दर का। गद्दर पार्टी की स्थापना भी लाला हरदयाल ने की थी और गद्दर नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया था। आप याद रखिएगा कि गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है मोहम्मद अली, इनको हम जिन्ना भी कह सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू में किस पत्र का प्रकाशन किया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमदर्द का। ठीक है, मतलब जिन्ना जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करवाया, इन्होंने ही उर्दू में हमदर्द नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, अगला सवाल है जेम्स के हिकी ने किसका प्रकाशन किया? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट का।
बंगाल गजट का इन्होंने प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे कोनिकल। बॉम्बे कोनिकल का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कोनिकल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, अगला सवाल है मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या? स्वतंत्रता। इन्होंने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। किन्होंने? तो मोतीलाल नेहरू जी ने। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रेस को। प्रेस मतलब क्या? मीडिया को। ठीक है, मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, क्योंकि मीडिया ही देश में हो रहे सच और झूठ को छापती है। लेकिन आजकल की अधिकांश मीडिया जो है ना बिक गई है। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बिक गई है। वे नेता का चुगलीपन दिखाती है अपने चैनलों पर। ठीक है, तो आप इन सब से बचे और सच का साथ देने के लिए आप सच वाला जो चैनल है उसको देखें। ठीक है, अगला सवाल है अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल नामक समाचार पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? कॉमरेड का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कॉमरेड का जो स्थापना था, प्रकाशन था, इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका संपादन गांधी जी ने किया था? तो यंग इंडिया का। याद रखिएगा, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। ये भी एक समाचार पत्रिका थी जिसका संपादन गांधी जी ने किया था। किनका? तो यंग इंडिया का। यंग इंडिया का मतलब है युवा भारत। युवा भारत। एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? तो इसका सही उत्तर होगा न्यू इंडिया द्वारा। मतलब इस वीडियो में ना अधिकांश हम समाचार पत्र के या पत्रिका के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन न्यू इंडिया द्वारा पत्रिका थी, उसी पत्रिका द्वारा इन्होंने इस नियम का गठन किया। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो होगा ना इसका सही उत्तर होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करने का पहला प्रयास किसने किया? तो वेलेस्ली जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र मतलब आपत्तिजनक विषय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 1951 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कि स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 1951 में। अगला सवाल है प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया? तो सन 1954 जो होगा सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन है रूसो किस देश का दार्शनिक था? आप याद रखिएगा रूसो। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो वे रूस पर टिक मार देते हैं। रूस जो होगा इसका सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा फ्रांस होगा। याद रखिएगा रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था ना फ्रांस का दार्शनिक था। इस तरह यह वीडियो खत्म हुआ। अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं कुंदन सर टीवीएल कोचिंग की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।